AIL, AIL, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। AIMPLB, AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। AIM, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंपॉर्टेंट है। अमृत, AMRUT, अटल मिशन फॉर, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अपेक, APEC, एशिया पैसिफिक, एपेक, अर्बन मिशन फॉर, अर्बन मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत वाला बता रहे हैं। हाँ, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। APY, अटल पेंशन योजना। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन एक कोऑपरेशन है। हम्म। अटल पेंशन योजना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एसोचैम, ASSOCHAM, ASSOCHAM, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक, हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
BCCI, Board of Control for Cricket in India, BCCI, Board of Control for Cricket in India. BCG, BCG, Bacillus कैलमेटी ग्यूरिन, एक कोई टीका होता शायद बीसीजी का, बैसिलस कैलमेरी ग्लूरिन, कैलमेटी, कैलमेटी ग्यूरिन। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बिट, BIT, बाइनरी डिजिट। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। CAA, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तीन चार चीजें हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, एरिया डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एडेड डिजाइन, करंट अकाउंट डेफिसिट, CAG, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑनलाइन में कौन कौन है? गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए एक एक करके बताइए कौन है, पहले देखते हैं। हाँ ऋषि, ऋषि बताइए CAG किस आर्टिकल में है? ऋषि CAG किस आर्टिकल में है? CAG के बारे में बताइए, कल कल हम लोग डिस्कस किए हैं। दिव्या बताइए। कोई बात नहीं, दिव्या बताइए। मेशर,
कापी पलट के देख रहे हैं तब बताएंगे, तब तक हम समझ गए वहां कापी दिखी जा रही है। हैं? हाँ बताइए। वेरी गुड। क्या क्या है सीएजी में, बताइए आप। आपका नाम क्या है? अर्चना, बताओ। हाँ, सीएजी में क्या क्या चीजें हैं, मतलब सीएजी क्या है, मतलब कल हम लोगों ने लिखा है। मान लो सीएजी में आपको क्या 148 में क्या बताया गया। आप अर्चना है? भारत का एक, अरे महान्यायवादी थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा, बस ठीक। क्या काम होगा इसका? भारत के धन के व्यय का लेखा परीक्षण करेगा। वो अपनी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट तैयार करके संसद की लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करेगा। चलिए आगे लिखिए। CAZRI, CAZRI, CAZR, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देख लीजिए धनबाद में है शायद, ये कहाँ है? हाँ जोधपुर, सॉरी, हाँ जोधपुर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अरे ये मरुभूमि, हाँ मरुभूमि रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBI नहीं लिखोगे? CBS, 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 कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत सरकार ने 1952 से स्टार्ट किया था इसे। CDS, भारत सरकार ने एक नया पद बनाया है, ध्यान रखिएगा, CDS के बारे में जान लीजिए। हम्म। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हम लोगों को लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रेसिडेंट क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, चीफ कमांडर ऑफ जो है मिलिट्री फोर्सेस। लेकिन ये तीनों सेनाओं का कोऑपरेटिव ऑफिसर होता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों सेनाओं में कोऑपरेट, ये हेड नहीं है तीनों सेनाओं का, मतलब तीनों कोर का हेड नहीं है, ये कोऑपरेटिव हेड होता है। इस पे पहले पद पे नियुक्त किए गए थे, उनका जो है प्लेन क्रैश होने में उनकी डेथ हो गई थी। क्या नाम था? विपिन रावत, हाँ।
CFTRI, CFTRI, Central Food Technology Research Institute, Central Food Technology Research Institute. Central Food Technology Research Institute. CIA, CIA जो है CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। हाँ, CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CID सेंट्रल सॉरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज। CISF, CISF सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। CNG, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNN, CNN केबल न्यूज नेटवर्क। CNN केबल न्यूज नेटवर्क। CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुक्ला जी, ये क्या है, नाम सुना है? पहली बार ऐसा हो ही नहीं सकता, इस समय तो बहुत चर्चा में है। ये फुल फॉर्म नहीं है लेकिन किसी चीज का, ये नाम ही है बेसिकली। वेरी गुड। इजराइल की खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, और बहुत एक्टिव इंटेलिजेंस मानी जाती है, लेकिन इस बार फेल हो गई है। हाँ, फेल हो गई इस बार। कल इसको हम पढ़ें, अभी आज शाम को वीडियो बनाएंगे पूरा, शुरुआत से आखिरी तक क्या हुआ। CRPF मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी।
हाँ, सीआरपीएफ लिखवा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्रिसिल शायद आपको लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए एक बार। CRISIL। बताइए शुक्ला जी क्या होता है क्रिसिल? CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। CRR, शुक्ला जी बताओ। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वेरी गुड। CSAT, CRR कैश रिजर्व रेशियो, CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। सिविल CSAT तो 2011 से हो रहा है। 2000 नहीं नहीं, वो टेट सीटेट होता है, ये CSAT है, सिविल सर्विसेज। नहीं 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 नहीं, ये GS के साथ पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ये कंपलसरी है क्वालिफाइंग नेचर का। हाँ, बहुत विवाद हुआ था, यही कारण है मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाया था। 2000 2 बार मैंने मेंस लिखा था, उसके बाद सुसाइड लग गया, तो जितने हिंदी माध्यम वाले थे वो सब रो गए। हैं? अरे निकलते हैं, लेकिन अब समय आ गया। अचानक हम लोग तैयारी कर रहे थे, और उसमें होता था सब्जेक्ट आता था, प्रीलिम्स में सब्जेक्ट आता था, GS आता था, सब्जेक्ट अपना अपना एक्सपर्ट होते थे, पढ़ के निकाल जाता था। उसके बाद अचानक, अरे आप वही निकालते हैं, उन्हीं के लिए बनी ही परीक्षा ही है। खैर चलिए उधर आगे बढ़िए। कहाँ तक पहुंचे? सेट हो गया। CSIR, वो तो आज वही स्थिति, आज वही स्थिति है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSO। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? PC महालनोबिस, वेरी गुड। PC महालनोबिस का बर्थडे होता है शायद 29 जून। जुलाई है, जून है? हाँ देखो, हमें लगता है 29 जून को होता है सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हमें लगता है 29 जून है। PC महालनोबिस, PC महालनोबिस, महालनोबिस, इनका नाम पहली बार सुने हो क्या? अरे जो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसका ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था। हाँ, पहली दूसरी तीसरी पुस्तक। 29 जून है कि 29 जुलाई है? 29 जून होना चाहिए। जून है, वेरी गुड। 29 जून, 29 जून को भारत सरकार इनके बर्थडे पर मनाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस।
CBDT। और ये जो CSO है 1950, CSO इसलिए ये है, यहाँ पे नाम इनका है कि 1952 में CSO की फॉर्मेशन की गई थी PC महालनोबिस के रिकमेंडेशन पे। तो PC महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी के जनक इसीलिए कहा जाता है। CSO जो है ये भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है और ये डाटा कलेक्शन और इसका प्रोसेस करता है डाटा। CBDT है, CTBT मैंने बोला, हाँ CTBT। अच्छा CBDT को, सॉरी CBDT लिखवा चुके हैं शायद, हाँ CTBT है, CTBT। अरे बी, हाँ वो भी तो होता है, इसका मैं बता रहा हूँ, वो तो हम लोग लिख चुके हैं, तो वो भी आप लिख लीजिए। एक और लिख लो, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट एक्सेस, ठीक ठीक। हाँ CTBT, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कंप्रीहेंसिव, ये दो जो है परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए या परमाणु प्रसार को रोकने के लिए दो संधियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हैं। एक है NPT, NPT है 1968 में, और CTBT है 1997 में। परमाणु प्रसार को रोकने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए, ये एक बड़ी कहानी है, और ये कहानी अगर आपको बताएंगे तो पूरा 1 से 1.5 घंटा लग जाए। हाँ हाँ, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये तो बहुत बाद में आई, पहले ही आई। नहीं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसे बोलते परमाणु प्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन। जब कोई इंग्लिश का टर्म आता है तो शुक्ला जी देवेश वाले में देखते हैं क्या लिख दिया है। प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नाइनटीन 68 में पहले आया। एक्चुअली जो अटलांटिक चार्टर साइन किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, अटलांटिक चार्टर साइन करने के बाद जो है UNO की स्थापना हुई, यानी कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। जब UNO बना तो UNO ने कहा कि दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, इन युद्ध को रोकने के लिए जो है संगठन बनाया गया, मजबूत संगठन है। क्योंकि 1919 में एक पहले बन चुका था, वो विफल रहा था, लीग ऑफ नेशन। उसी के कारण लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, इस वजह से कि पहला विश्व युद्ध हो चुका है, अब आगे कोई विश्व युद्ध जैसी घटना ना हो तो लीग ऑफ नेशन बने। तो लीग ऑफ नेशन बन गया। लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में विफल रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद फिर एक सशक्त संगठन बनाया गया, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन इसमें भी क्या था, सब चालाक थे उस समय, जितने मजबूत देश थे वो इतने चालाक थे कि उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अमेरिका, पहली बार लोगों को पता चला कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, वो जब हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने डाला। तो जब अमेरिका के पास था तो दूसरे देश भी सोचे कि अगर इनसे बराबरी करनी है, इनके बराबर खड़े रहना है, तो हमको भी, हमारे पास भी होना चाहिए। तो सबसे पहले सोवियत रूस ने कर लिया और फिर 2-4 देशों ने कर लिया। जब ये सब होने लगा तो डर पैदा हो गया कि भाई इसको रोका जाए, नहीं तो दुनिया के लिए खतरा है। तो रोकने के लिए इन्हीं देशों ने एक संधि तैयार करी, वो 1968 में, और दुनिया के सभी देशों से कहा कि भाई इस पर साइन कर दो। तो सारे देशों ने कहा भाई हाँ, बहुत सारे देशों ने दबाव में कर दिया, भारत ने मना कर दिया। भारत और बहुत सारे देशों ने मना किया कि भाई हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये संधि क्या है, ये भेदभावकारी है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो कह रहे हैं कि हम साइन करेंगे, हम टेस्ट नहीं करेंगे। तो जो भारत ने मना कर दिया, तो भारत में इंदिरा गांधी थी उस समय, और भारत पे बहुत दबाव बनाया गया कि साइन करिए, नहीं तो आपके आर्थिक सहायता और जो भी व्यापार है उसका आप रोक दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा अच्छा हम साइन नहीं करेंगे।
और बाद में यहीं पे आप सोचिए ये आया, उसके बाद तुरंत परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया गया। तुरंत उन्होंने कहा, वो जो डॉक्टर वो जहांगीर भाभा, उनसे कहा कि आप शुरू कर दो, तैयार करो। और तभी आप जानते हो, तो इस पे मना करने के बाद जब डिपार्टमेंट बना तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भारत का हो गया, पोखरण फर्स्ट। हाँ, तुरंत कर दिया, कहा जल्दी से करो, नहीं तो दुनिया जो है हमें जो है डराती रहेगी। और इसको करने के बाद आदमी माने ही नहीं, दुनिया मानी ही नहीं, क्योंकि इस समय उतना जो है कम्युनिकेशन था नहीं। हमने परीक्षण किया, हम बताते घूमते थे कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है, तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि अभी ये देश पैदा हुआ है जो भीख मांग रहा था। अनाज हमसे लिया, अमेरिका से अनाज लिया था, गेहूं आया था जब हम आजाद हुए, तो हमारे पास खाद्यान्न समस्या थी, तो हमसे भीख मांग रहा था। आज उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे हो गई? तो विश्वास ही नहीं लोगों ने किया, फिर भी डर था। तो आर्थिक बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इस मामले में इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, अडिग रही वो। धीरे धीरे जो है स्थितियां बदलती गई। भारत ने अपना मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो मिसाइल की भी एक संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है कि 290 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल आप नहीं टेस्ट कर सकते। और वही चीज है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय लेवल वो सारी संधियां हैं जिन संधियों का वायलेशन दूसरे देश स्वयं करते हैं, मतलब वो कर ले, उनके लिए सब कुछ सही है, भारत ने भी शुरू कर दिया। तो एक और, हाँ ध्यान रखिएगा, एक और एब्रिविएशन आईसीबीएम। आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आईसीबीएम जब भारत ने टेस्ट करना शुरू किया तो भारत पे फिर तमाम तरीके के प्रतिबंध और ये लगाने गए कि भैया ये क्या है, आईसीबीएम क्या है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर सकने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल दो प्रकार के होते हैं शुक्ला जी, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है पैरेलल जाती है, और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती, क्रूज मिसाइल ऐसे जाती। तो जब फिर दबाव बनने लगा, उस समय वाजपेयी जी थे, कलाम भी थे, तो कहा भैया ऐसा करो, ये सुन नहीं पाए थे पिछली बार, इस बार कुछ ऐसा करो कि सुन ले। तो जब इन्होंने 1997 में टेस्ट, फिर से इन्होंने एक साइन करने के लिए पूरा दबाव बनाया ना, यही थी सीटीबीटी। फिर मना किया गया, तो वाजपेयी जी ने कहा कि अब ऐसा करो, इस बार जो है व्हाइट हाउस की दीवारें हिल जाए, इतना बड़ा धमाका करो। तभी जो है 98 में होता है पोखरण 2, बुद्ध पुनः मुस्कुराए। लाफिंग बुद्धा है ना इसका, वो तो ये मूवी आई थी परमाणु, शायद देखी भी हो। शुक्ला जी नहीं देखे मूवी? अरे बाप रे, ये सब मूवी नहीं छोड़ा करिए, बहुत बढ़िया होती। चलिए यही दिखाते हैं, तो देख लेते हैं आप। चलिए जल्दी लिखिए, क्या लिखा? सीटीबीटी। हाँ, टीवीसी। टीवीसी। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ हर्षित भैया बताओ। अच्छा, टीवीसी लिखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हम्म, टीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। TWC। हम्म, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी होता है, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। कुछ किताबें लिख लिए जाए। हाँ, अच्छा, चलो। इन
इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। अच्छा, चलिए देखिए भाई, वो कुछ नहीं बता रहे हैं, अपन सुनिए। वो हम अभी बात कर लेंगे, हाँ किताब है, इंग्लिश में है वो। शुक्ला जी बताएंगे संसद के 3 दशक किसने लिखी? हम्म। ए- वाह। एबीपी का बताइए। है। अच्छा, चलिए यहीं पे एक सवाल लिख लीजिए। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? ये अलग लिख लीजिए कहीं किनारे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका एक इतना इंटरेस्टिंग बुक है कि 1878 में एक कानून लाई ब्रिटिश सरकार कि भारत में जितने भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र छापे जा रहे हैं, हाँ वो रोक दिए जाए, तत्काल रोक दिए जाए, सिर्फ इंग्लिश में छपेंगे। तो अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में छपती थी। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा चेंज कर दी। तो ये खूब पूछा जाता है, ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसने रातों रात अपनी भाषा चेंज कर दी थी वर्नाकुलर प्लस एक्ट से बचने के लिए? शिशिर कुमार घोष है इसके संपादक थे, शिशिर कुमार घोष। उस समय बंगाल बहुत एक्टिव था, जो स्वतंत्र। हाँ, नहीं लेकिन अब वो अलग बात है, लेकिन है जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जो बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा उनका रोल रहा। हाँ, ये किस आदमी को कहना चाह रहे हैं? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें लिख लीजिए, बहुत सारी किताबें हैं, कुछ भी इनसे पूछा जा सकता है। विंग्स ऑफ फायर। एक इनकी पुस्तक है, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। नहीं, एक ही में, इंडिया 2020 सेमीकोलन, इंडिया 2020 सेमीकोलन अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। अनवांटेड इंडिया, न्यू मिलेनियम। अनवांटेड नहीं, एडवांटेड इंडिया, सॉरी, एडवांटेड इंडिया। अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। हम्म। नेक्स्ट लिखिए। नहीं, 3 है बहुत सारी, लेकिन ये मेरे, हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स। चेतन भगत की किताबें लिखिए, बहुत पूछा जाता है। 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, अ नाइट एट द रेट कॉल सेंटर,
sorry, a night at the red call center, three mistakes of my life, three mistakes of my life, half girlfriend, नहीं नहीं अब नहीं होगा। चार्ल्स डार्विन की किताब लिखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हाँ, चार्ल्स डार्विन की किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कहाँ रहते थे? घर में अपने रहते थे। किताब लिख लो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। हाँ और क्या, तभी तो प्रिजन डायरी है। मदर टेरेसा बुक लिखी है नवीन चावला ने। मदर टेरेसा नामक बुक लिखी नवीन चावला ने। वेल्थ ऑफ नेशन, अगला जी बताओ, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, किस विषय के फादर बोले जाते हैं? हाँ? अर्थशास्त्र के जनक। हम्म। एग्जाम वॉरियर, ये बहुत पूछी जाती है। नरेंद्र मोदी, हाँ। है? हाँ। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, क्या किया था? हाँ तो वो प्रचार तो हर चीज का करते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। एनीथिंग बट खामोश, बताइए किसकी किताब हो सकती है? खामोश कौन बोलता है? वेरी गुड, शत्रुघ्न सिन्हा। एनीथिंग बट खामोश। आजाद बचपन की ओर, इंपॉर्टेंट बुक है। आजाद बचपन की ओर, कैलाश सत्यार्थी हैं, और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। कैलाश सत्यार्थी की बुक है आजाद बचपन की ओर। द इंदिरा गांधी ईयर्स, प्रणब मुखर्जी। ईयर्स, द ड्रामेटिक डिकेट, ये भी इन्हीं की किताब है, द ड्रामेटिक डिकेट्स। शुक्ला जी बताएंगे पॉलिटिक्स किसकी बुक है? पॉलिटिक्स किसने लिखी? पॉलिटिक्स और रिपब्लिक में बहुत
कंफ्यूजन होता है। रिपब्लिक जो है प्लूटो की है और पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की है। ये गुरु चेले हैं दोनों। पॉलिटिक्स अरस्तु और रिपब्लिक पॉलिटिक्स अरस्तु। याद कैसे करें इनको? पीए, नहीं पीए, एक पीए का पोस्ट होता है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे ना। अरस्तु, अरस्तु नहीं होता है, अरिस्टोटल होता है। और रिपब्लिक जो है प्लूटो के है। द प्रिंस, माइकियावेली, वेरी गुड। द प्रिंस, माइकियावेली। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, इनका सिद्धांत भी है, रूसो। हम्म। लज्जा, तस्लीमा नसरीम। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। मेन कैंप, हाँ, ये जो युद्ध हो रहा है इसका कारण सेकेंड वर्ल्ड वार। तस्लीमा नसरीम बांग्लादेश की लेखिका है, निर्वासित है वहां से। हाँ हाँ, विवादित महिला नहीं है, निर्वासित महिला है। हम्म। इनकी किताब भी निर्वासन है, इनकी किताब है एक निर्वासन। मेरे बचपन के दिन भी है एक किताब इनकी। हाँ, अभी है। कहाँ जाएंगे, वहां तो इस बार शरण में है। मीन कैंप, एडोल्फ हिटलर। आनंद मठ बताइए शुक्ला जी। औरत के हक में उत्तल हवा, ये भी किताब है इनकी। औरत के हक में उत्तल हवा। हम्म। आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, ये सब एक इनकी किताबें। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी। किसके? और क्या? देवदास चरित्रहीन, 30 प्रश्न। हाँ, देवदास चरित्रहीन, 30 प्रश्न। शरत चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, जो भी लिख लीजिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी। बंकिम चंद्र चटर्जी को लिखा है तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को भी लिख लीजिए। पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें लिखिए। गीतांजलि, गार्डनर, लिखा है ना, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, चित्रा,
क्रिसेंट मून, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, हंग्री स्टोन, द क्रिसेंट ऑफ, सॉरी, वो द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, हंग्री स्टोन, चलिए आते हैं, पॉलिटी आज निपटाना है। कुछ याद वाद किया है, नहीं याद किया है? एक दिन सोचते ही ना ऑनलाइन वालों को टेस्ट कैसे ले, लोग तो कॉपी किताब लेके बैठे रहते होंगे, अगर हम पूछेंगे तो ये तुरंत बता देंगे। हम सब अच्छे बच्चे, भरोसा करके इनसे पूछना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पूछा करें। संडे को जैसे एक दो लोग बहुत दूर के हैं। चलिए, कहाँ तक हुआ था लास्ट में बताइए जरा, कहाँ तक हुआ था आर्टिकल बताइए। 280 हो गया था, है 280 हो गया था हमें लग रहा है। सो रहे हैं। 312 और 315। चलिए, भागना तो बहुत पीछे है। चलिए, आर्टिकल 312, अब भाग छोड़ दीजिए, अभी भाग आगे लिखवाएंगे। अब ये लाइट बंद कर। हाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। हाँ, ये सब कट्टा है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज है क्या? ये तो बबलू हमारे इतना निष्क्रिय हो गए हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, जो आर्टिकल 312 है ऑल इंडिया सर्विसेज, तो 312 में क्या है, हमने आपको बताया होगा, याद याद होगा आपको, आपको 109 बताया था। शुक्ला जी बताइए 109 में क्या है, कारण बताओ 109 में क्या है? धन विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो हमने आपको बताया था धन विधेयक के मामले में लोकसभा ताकतवर होती, यहां 312 में राज्यसभा ताकतवर होती। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, तो अनुच्छेद 312 में दिया गया है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगी, सृजन करेगी, यानी कि हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा इस मामले में पावरफुल है। तो एक जगह ये पावरफुल है, एक जगह ये पावरफुल है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, बेसिकली 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 3 ही पद जो है ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। ठीक, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। लिखिए, राज्यसभा, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद के माध्यम से करेगी? वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्यसभा जोड़ेगा, हाँ राज्यसभा जोड़ेगा, बिल्कुल। हाँ,
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा किया जाएगा। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इससे पहले जितनी दी जानकारी हो। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए। अब है 315। 315 है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन सुन लीजिए क्या है इसमें है। एक यूपीएससी और दूसरे हैं पीएससी। हाँ हाँ, ये है पीएससी है। स्टेट नहीं है, प्रोविंशियल जो होता है। ठीक, ये है ये यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये स्टेट पब्लिक पीएससी, जैसे मैंने लगाया एस, स्टेट पीएससी है ये। हाँ, इसमें है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य से लोक सेवा आयोग। इस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये अखिल भारतीय सेवाओं या संघ से जुड़ी हुई परीक्षाओं का कंडक्ट कराएंगे, ये स्टेट की परीक्षाओं को कंडक्ट कराएंगे। ठीक, तो लिखिए 315। संघ और राज्य सेवा के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन इस अनुच्छेद द्वारा किया जाएगा। बबलू, हाँ इधर दे दो, एक को चाय और ले आओ। अरे हाँ, इधर, हाँ वो ले आ रहे हैं अभी। संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन। आप लोग आ रहे अरे बबलू, कल आप चाय नहीं लाए थे। कौन नहीं पीते हैं लेकिन। हाँ, इस अनुच्छेद के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें जो इनके जो कार्यकाल होगा, तो ध्यान रखिएगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यदि यदि स्टेट में है तो 62 साल पूरा हो जाएगा तो हट जाएगा, और अगर यूनियन में है तो 65 साल। हम्म, और क्या, अध्यक्ष और सदस्य। हम्म। हाँ तो नहीं, तो ज्यादा दिन के लिए नहीं होते हैं इसीलिए। हम्म, तो रिटायर तो 60 पे ही होते हैं। 3 साल, 4 साल, 2 साल के लिए। अरे अध्यक्ष को सदस्य कैसे, तुम तो गजब बात कर रहे हो। नहीं नहीं, एक चीज ये है ना कि अभी आपको मालूम है कि राज्य लोक सेवा आयोग का है वो केंद्र सरकार में बनाया जा सकता है। अरे तो भैया, प्रधानमंत्री जो बनेगा उसको चपरासी बनाओगे। अब की बार उत्तर प्रदेश में ये भी हो गया, 2 पुलिस अधिकारियों का डिमोशन किया गया। 2-3 अधिकारी सीओ थे, उनको डिमोट कर दिया गया। 324। एक
323 लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है 323। प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल 23। हाँ, जिसमें जो गवर्नमेंट, हाँ हाँ, क्या कह रहे बेटा? प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को, हाँ ट्रिब्यूनल समझा रहे हैं क्या? ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होता है, ऑफिसर्स के जो सर्विस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए होता है। हाँ ट्रिब्यूनल बेसिकली कोर्ट ही वो है, ही एक टाइप का कोर्ट ही है। हाँ अब आइए, हाँ 324 है निर्वाचन आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग, इसमें 324 326 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 में देखिए क्या है, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें 2 आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो। जो 2 आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा, यानी कि 2 कमिश्नर होंगे। हाँ 2 कमिश्नर, 2 कमिश्नर होंगे और एक चीफ कमिश्नर होगा, यानी आयुक्त, आयुक्त बोला ना। देखिए 2 कमिश्नर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। लोक सेवा आयोग द्वारा कराए, सॉरी, चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा राज्यसभा का निर्वाचन, राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन, तथा विधान परिषद का निर्वाचन कराया जाता है। मतलब ये इससे संबंधित कोई चुनाव होगा। अब जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं या ये सारे चुनाव स्टेट स्टेट कराता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं 326 में तो मताधिकार है। हाँ, और इसके अलावा निर्वाचन आयोग का पूछा जाता है काम क्या है, तो निर्वाचक आयोग का काम है निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, उसको पुनः संशोधित करवाना, उसका प्रकाशन करवाना, ये सारे काम निर्वाचन आयोग के होते हैं। हाँ, राजनीतिक दलों की मान्यता देना है। तो पहला एक सवाल है इस समय कि उत्तर भारत में इस समय कितने राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? अरे 6 समय हो गया बहुत। नहीं कम नहीं हुए, ज्यादा हो गए थे, अब कम, फिर कम हुए। होमवर्क है, होमवर्क है, 8 है वर्तमान में। हाँ। हम्म, एनसीपी, हाँ अब सच गूगल कर लीजिए, देखिए कौन कौन सी है वर्तमान में, नहीं तो यहाँ याद हो जाएगा, नहीं फिर भूल जाएगा, पीछे पड़ जाएगा। एक किसी का भी, हाँ एक ही चेंज हुआ है वही। हाँ
निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया भी कुछ क्या चयन प्रक्रिया संशोधन? अब जब हाँ शायद है, क्या नहीं होगा, 6 पुराना है। चयन 7 है। हाँ तो एक कम हुआ, एक पे कोई डिस्प्यूट चल रहा था। जयंत चौधरी तो कहाँ, जयंत चौधरी राष्ट्रीय पार्टी नेशनल, बताइए कौन? एक कांग्रेस हो गई। हाँ और क्या, बीएसपी है, सपा नहीं है। हाँ और एक होगी आम आद- हाँ आम आदमी पार्टी है। हाँ सीपीआई होगा, एक कोई सीपीआई वाली हटी है, एक नेशनलिस्ट कांग्रेस भी थी। हाँ एनसीपी है ना। है एम भी है, नहीं होगी, वही तो हमें लगा खत्म हुआ है। 3 3 6, अरे सर्च नहीं कर पा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, 2 हटी, कौन कौन सी 2 हटी? कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई हटी है। नहीं दोनों थी ना पहले। हाँ हाँ बताइए। है कुछ पार्टी है, हाँ बताइए। हाँ हाँ पार्टी है पीपल पार्टी नेशनल। हाँ भूतपूर्व राष्ट्रीय पार्टी है अरे रुक जाइए, नेशनल। हाँ सीपीआईएम एम भी है। मार्क्सवादी आई है नहीं नहीं कम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनसी। हाँ वो है मार्क्सवादी अच्छा मार्क्सवादी सही दिया हाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होगा ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में मार्क्सवादी हाँ तो मार्क्स वही है बस, ठीक है। तो अब आ जाइए 226 लिखिए। नीचे बोली थी पार्टी हाँ भारतीय सर्व भारतीय तृणमूल टीएमसी, हाँ जनता दल ओके जेडीयू, ठीक, चलिए कोई नहीं। अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 224 है और 324 और 326 है। 326, अच्छा कौन कौन सी? चलिए अनुच्छेद, इसमें देखा कि भारत का एक निर्वाचन, सुनिए जरा, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो 2 आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयोग से मिलकर बनेगा। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य होगा मतदाता पत्र, मतदाता जो है सूची तैयार करवाना, निर्वाचन कंडक्ट कराना और उसका प्रकाशन करवाना। इसके अलावा ये कौन कौन से इलेक्शन कराएगा ये हम लोगों ने जाना। अब है 326 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वयस्क मताधिकार। 326 में है वयस्क मताधिकार। एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। तो समझ लीजिए, पहले भारत में जो संविधान लागू हुआ तो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती, ठीक है। लेकिन संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन जब किया गया
1989 में है, और तब इसकी आयु घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। यही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि पहला भारत में आम चुनाव ऐसा कौन सा हुआ जिसमें 18 साल के लोगों ने हिस्सा लिया। 1990 में हुआ था। लिखिए अनुच्छेद 226। हाँ लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार दिया गया है। अर्थात 18 वर्ष का कोई भी नागरिक 18 वर्ष का कोई भी नागरिक मतदान के योग्य होगा। नोट करके कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के पहले 61वें संविधान संशोधन 1989 से पहले मतदान की जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। जो वर्तमान में 18 वर्ष है। अनुच्छेद 330 में लिखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, राज्य विधान परिषद में आरक्षण नहीं है, उच्च सदन में आरक्षण नहीं होता। 330 में लिखे, लोकसभा में SC ST आरक्षण। और ये होमवर्क है आपके लिए, कितनी सीटें SC के लिए हैं, कितनी ST के लिए हैं लोकसभा में। टोटल आरक्षित सीटें कितनी, होमवर्क है, होमवर्क। अरे होमवर्क है भैया। हाँ, और 332 में लिखिए, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। 330 332 330 में लोकसभा में, 332 में राज्य विधानसभाओं में। तो ओबीसी आरक्षित होती है और उसकी एससी एसटी बस। तीन सौ 38 लिखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तीन सौ 41 अनुसूचित जातियां। का बाद में जोड़ा। नहीं, जोड़ा कहाँ गया है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कमीशन, हाँ कमीशन जो है। अगला लिखिए, 341 अनुसूचित जाति।
अनुसूचित किसी भी जात को अनुसूचित जात घोषित करने का अधिकार संसद को है। और 342 में अनुसूचित जनजाति ट्राइब है। राष्ट्रपति संसद के माध्यम से किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करता है। अनुसूचित जनजाति घोषित जाति घोषित करेगा 341 में, 342 में जनजाति। यही मामला मिजोरम का वो जो मणिपुर का था। ठीक। अब है 343, इसका भाग 17 है, बेसिकली भाग 17 है 343 में। संघ की भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। संघ की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। तीन सौ 45 में है राज्य की राजभाषाएं। वो संविधान वो अनुसूची में है। राजभाषाएं, राज्य की राज्य भाषाएं। अब आ जाइए इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल के 3 आर्टिकल हैं, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है। और राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन। 60 में है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। आपातकाल भाग 10 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, कौन सा भाग बताया था आपको इसमें? हाँ। नहीं, भाग 17 बताया था, ये 18 है। हाँ हाँ, 10, 8, 18। आप पहले इनको समझ लीजिए, फिर हम लिखवाते हैं। जैसे 352 क्या है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 352 3 आधार पे लगता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह एक टर्म हुआ करता था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह है। तो 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी, लेकिन इसका आधार क्या होगा? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की इस परामर्श से इन 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेगा। हमने आपको बताया था कि एक टर्म है जो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ये शब्द खाली और खाली इसी आर्टिकल में यूज हुआ है। अनुच्छेद 352 में ही एक शब्द यूज हुआ, बाकी हर जगह मंत्रिपरिषद है। मंत्रिमंडल सिर्फ 352 में है। कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परामर्श पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की दशा में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। लिख लीजिए, राष्ट्रपति भाग 18 में है 352। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर युद्ध, बाह्य आक्रमण
युद्ध, बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह की दशा में सशस्त्र विद्रोह की दशा में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे थे, कि हमने बताया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर दिया जाता है, लेकिन किसी भी दशा में 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। उस 19 तो अपने आप, जैसे 52 लागू वैसे 19 सस्पेंड, लेकिन और भी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन किसी भी दशा में 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो शुक्ला जी बताएंगे 20 और 21 में क्या है? शुक्ला जी जल्दी बताइए। 20 बता दो, 21 देवेश भैया बताएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम ही क्या बता दो, कोनो दावत है कि नहीं? नहीं, आप खा लो पहले। हाँ हाँ, बताओ किस आर्टिकल में जीने का अधिकार? गिरफ्तारी 22 में है। रुपये बताओ 20 में क्या है? आप बताओ किसमें? 20 के बताओ, 20। आर्यन बताइए भाई, ऑनलाइन वाले 20 में क्या है? कॉपी किताब रखे हैं, खोल के देख रहे होंगे। अपराध के लिए दोष सिद्ध का अधिकार 20 में है, अपराध के लिए दोष सिद्ध का अधिकार, और 21 में है जीवन जीने की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो 352 लगेगा 3 आधार पे। 3 आधार कौन है? एक है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण, और तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिमंडल के परामर्श से नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेगा। है? देखिए, युद्ध का मतलब है बाह्य आक्रमण, जैसे अभी फिलिस्तीन इजराइल का मामला है, तो वार घोषित नहीं हुआ है, सिर्फ बाह्य आक्रमण हुआ है, लेकिन वो जो क्या नाम है, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा है, उन्होंने कह दिया है। नहीं होता क्या, कागज कलम निकाल के ही घोषित होता है। एक्चुअली युद्ध घोषणा करना आसान नहीं है, युद्ध संधियों से बंधा हुआ है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नियम है, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक विंग है जिसे सिक्योरिटी वो काउंसिल कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल। तो रक्षा परिषद का जो सदस्य होता है या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य है, उसमें यह कहा गया कि किसी सदस्य पे आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा। इस संधि से बंधे हुए इसीलिए क्या है, इसमें मामला बहुत डिस्प्यूटेड हो गया है, इसमें अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है, अगर आप युद्ध कहीं भी करते हो, चाहे अमेरिका करता है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान में तो जो है अमेरिका ने किया, तो अफगानिस्तान में अमेरिका ने करने के लिए क्या किया? सिक्योरिटी। हालांकि अमेरिका का वर्चस्व है, क्योंकि वर्चस्व क्या है, अमेरिका के पास जो है वो इस समय जो NATO नाटो की सेनाएं उसके पास। तो नाटो की सेनाएं जो है, ये नाटो एक संगठन है, हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका ने बनाया था
सोवियत संघ के खिलाफ एक सैन्य संगठन बनाया था। जब सोवियत संघ की और अमेरिका की युद्ध हो रहा था, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है, तो जब नाटो अमेरिका ने बनाया था, तो सोवियत संघ ने एक बनाया था वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट, ये वारसा पैक्ट और ये दोनों एक दूसरे के विरोध में बनाए गए संगठन थे। वारसा पैक्ट सोवियत संघ ने बनाया था, ये उसने बनाया था। लेकिन आप जानते हैं 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है। तो अब ये सब पतन हो गया तो इनका काम खत्म। तो जब दो गुट के बीच में एक गुट है और किसी गुट के खिलाफ ये संगठन बनाया गया, तो इस संगठन का काम खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब कोई विरोधी गुट नहीं बचा। लेकिन अब इस संगठन को कहा गया, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता पूछी जाती है। शीत युद्ध के बाद नाटो की प्रासंगिकता क्या है? तो शीत युद्ध के बाद इसका यूज किया जाने लगा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। ये अब संगठन काम करेगा। तो ये शांति स्थापित करने के लिए नहीं कर रहा है, ये वास्तव में अमेरिका के हितों की पूर्ति करता है। तो ये है जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो चलिए पहले आपातकाल लिखिए। पहले आइए 356 में, ये है हाँ, और होमवर्क लिखिए जल्दी से। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है? अरे राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। हाँ, और क्या, टोटल भारत में ही लागू होगा। राष्ट्रीय आपातकाल है टोटल। हाँ, कब कब लागू हुआ है? ठीक, शुक्ला जी 356 पे आ जाइए। अभी युद्ध नहीं डिक्लेयर हुआ। युद्ध डिक्लेयर हो जाएगी तो बहुत इश्यू हो जाएगा। हाँ, नहीं, इजराइल जो है, इजराइल को बहुत पावर है। बात यह है ना, देखिए अब देखिए अमेरिका जैसे देश हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है, हमारे आधी पार्टियां जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही हैं। राहुल गांधी ने बैन दे दिया कि हमारे है वहां पर हम जाएंगे। अब नहीं, होमवर्क है, ठीक है, लिखिए 30। ये शांत नहीं बैठेगा, बहुत खतरनाक लीडर है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, पता नहीं कैसे ये जो है इनकी मोसाद बैठी रही शांत। हाँ? फिलिस्तीन है एक्चुअली। ये कहानी क्या है सुनिए। हाँ, एक 60 में बताते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो आपने सुना होगा हिटलर ने यहूदियों को बहुत मारा था। बहुत लाखों की संख्या में यहूदी मारे गए थे। तो यहूदी यूरोप से भाग रहे थे सब। देखिए, यहूदी ईसाई भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है, ये ज्यूइश बोले जाते हैं। तो जो है ये सब भाग भाग के यहाँ से ये वेस्ट एशिया में यहाँ आ गए फिलिस्तीन। इजराइल देश भी नहीं बना था तब। तो फिलिस्तीन में आए, यहाँ ऑटोमन साम्राज्य था पहले, यानी कि यहाँ जो है वो अरब लोग रहते थे। यहाँ पर ये लोग बसना स्टार्ट किए तो यहाँ के नेटिव लोग इनका विरोध करने लगे। पहले अरबी लोग ज्यादा थे जहां पे ये बस रहे थे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े धर्मों का धार्मिक केंद्र है, जो है मुस्लिमों का भी धार्मिक केंद्र है यहाँ, और ईसाइयों का भी यरूशलेम है यहाँ पे, और ज्यूइस्ट का भी है। तो ये सब जो है यहाँ पर जब ज्यादा इकट्ठा हो गए, इनकी संख्या ज्यादा हो गई, तो इनका आपस में क्लैश होना स्टार्ट हुआ अरबों से। अब इनकी संख्या ज्यादा हो गई, अरबों की संख्या क्या हो गई, कम होने लगी। ऐसी स्थिति में जब क्लैश स्टार्ट हुआ तो फिर इनको मान्यता दिला दी गई देश के रूप में। जब मान्यता दिला दी गई, इसी का विरोध हमेशा होता है। इनको मान्यता दिलाई गई, ये बाहर के हैं, माइग्रेटेड है, तो इनको जो है मान्यता दिलाई गई। फिर इनका युद्ध हुआ, यानी कि फिलिस्तीन की तरफ से बहुत सारे इनके पड़ोसी देश इससे लड़े, लेकिन सब हार गए इजराइल से। तो इसने बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। क्योंकि फिलिस्तीन में क्या है, एक यासिर अराफात हुआ करते थे।
यासिर अराफात के समय में ट्रीटी हुई और युद्ध विराम घोषित हो गया, लेकिन यासिर अराफात के बाद वो ट्रीटी फिर से रिन्यू की जानी थी, लेकिन उसको रिन्यू नहीं किया गया। और यहाँ का एक जो आतंकवादी संगठन कह सकते हैं, वो बहुत सक्रिय हो गया, वो किसी भी ट्रीटी को मानने को तैयार नहीं था, और वो जो है इसराइल से क्या हमास हाँ, तो उसने क्या किया, उसने वार घोषित कर दिया। वो जो है वो भी बहुत ताकतवर है, इस्लामिक कंट्रीज उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि ये क्या है, 32 दांत के बीच में जैसे जबान होती है, वैसे ही वेस्ट एशिया में इसराइल है। इसराइल नॉन मुस्लिम कंट्री और है चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ, इसलिए इसके पास ये इशू बहुत तगड़ा है। लेकिन अमेरिका क्या करता है, इसराइल का सपोर्ट करता है। इस समय अमेरिका की पॉलिसी अलग टाइप की है, तो अमेरिका हमेशा लड़ाने वाला काम करता है। तो मामला ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी जुड़ा हुआ है और मामला अस्तित्व की भी लड़ाई है। सब अपने अपने हित सोच रहे हैं, लेकिन युद्ध अगर होता है तो सब प्रभावित होंगे, सब प्रभावित होंगे। अब बताइए, बिना किसी कारण विदेशी जिस तरीके की घटना हुई है, भाई कौन सपोर्ट कर रहा है ये उसकी विचारधारा जाने। अगर कहीं पे किसी देश में फंक्शन कोई हो रहा है और वहां दूसरे विदेशों के नागरिक हैं, वहां पे अगर इस तरीके के अटैक करके मारा जाता है तो ये गलत है। सिविलियन वार थोड़ी ना है कि आप जाके आम जनता को मारना स्टार्ट कर दो। और इस ये मारे गए उस शो में, जो शो चल रहा था वहीं पे अटैक हुआ और उसमें मार दिए, लगभग 600 लोग मार दिए। बहुत काउंटेड 600 है, बाकी बहुत मारे गए। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों को मारा गया। देख रहे हैं कैसे उसमें वीडियो में आ रहा था, अपने बच्चों को बचाने के लिए महिलाएं अपने बच्चों के ऊपर लेट गई, गार्जियन अपने बच्चों के ऊपर लेट गए, लेकिन नहीं माने ये लोग। खैर, क्या करना। 356 लिखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना। इसमें टर्म लिख दीजिए, वो ज्यादा सही समझ में आएंगे। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356 में लिखिए राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल या राज्यपाल शासन, गवर्नर रूल। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन देता है जिस आधार पर, जिस आधार पर, जिस आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। जब सो अब समझिए तो, राज्य विधानमंडल क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अब किसी राज्य का कानून कौन बनाएगा, हाँ? संसद बनाएगी। ध्यान रखिएगा, अब कानून राज्य के जो होंगे वो संसद बनाएगी। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होंगे, राष्ट्रपति के पास होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल एग्जीक्यूटिव पावर हेड होता है स्टेट का। यानी कि सारी जो है एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास आ जाती, राज्यपाल के पास आ जाती है। ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून कौन बनाता है, संसद द्वारा बनाए जाए। ठीक, अब होमवर्क लिखिए, भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा, सबसे पहले किस राज्य में लगा और सबसे ज्यादा कहां लगा। होमवर्क है पहले बहुत होता था ये।
360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। लिख लीजिए, टर्म लिख लीजिए। यदि राष्ट्रपति को यह आभास होता है, यदि राष्ट्रपति को यह आभास होता है कि भारत में अथवा उसके किसी राज्य क्षेत्र में, यदि राष्ट्रपति को यह आभास होता है कि भारत में या उसके किसी राज्य क्षेत्र में वित्तीय संकट विद्यमान है, वित्तीय संकट विद्यमान है, तो ऐसी दशा में, तो ऐसी दशा में संपूर्ण भारत में अथवा राज्य विशेष, क्षेत्र विशेष में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ऐसी दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब इमरजेंसी में काम रहते हैं, ठीक है। लेकिन आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 368 में लिखिए जल्दी से। 368 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। रुपेश बताइए, संविधान संशोधन किस देश के से लिया गया है? अरे नहीं, आपातकाल लिए वहां से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। तो देखिए, हमने बताया था कि भारत का संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है। तो भारत के संविधान में संभावनाएं हैं उस संविधान के प्रावधानों को बदलने की। तो ये संभावनाएं या बदलने का जो प्रोसेस है, ये किस आर्टिकल में रखा गया है? 368 में। नींद आ रही दिवस, ठीक। 370 समाप्त हो चुका है। अगर कहीं पूछा जाता है, पूछा खैर नहीं जाएगा, 370 स्पेशल प्रोविजन हुआ करता था जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, जम्मू कश्मीर के लिए ही होता था। हाँ, लो बता दे रहे हैं क्या था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो सिर्फ आप वही पढ़िए जो जरूरी है, ठीक। अब जरा मैं बता दे रहा हूँ क्या है। भारत में जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के समय जब अंग्रेज यहां से गए तो माउंटबेटन योजना के तहत बंटवारा करके गए। माउंटबेटन में ये हुआ कि भारत पाकिस्तान जैसे दो राज्य, दो देश बनेंगे, और भारत में जो देसी रियासतें हैं उनको पूरा मौका है, चाहे वो भारत के साथ रहें चाहे पाकिस्तान के साथ रहें। अगर वो दोनों के साथ नहीं रहना चाहती तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर। ऐसी स्थिति में भारत की 2-3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने या तो स्वतंत्र रहना स्वीकार किया या तो भारत पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार किया, जिसमें हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और जम्मू कश्मीर थी। हाँ, उन्होंने कहा कि हम और स्वतंत्र रहेंगे और दबाव बनेगा तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हाँ, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जूनागढ़ और हैदराबाद, यहां तो बिल्कुल आंतरिक मामला था हमारा, जम्मू कश्मीर किनारे था। हाँ, तो जम्मू कश्मीर का था, तो जम्मू कश्मीर का मामला बिल्कुल अलग रखा गया। इधर रेफरेंडम करा के आर्मी जो है अभियान से इनको शामिल कर लिया गया। लेकिन हाँ, पटेल ने, बीपी मेमन और पटेल। लेकिन इनका मामला ये था, नहीं सब कुछ उनके कंसल्ट से हो रहा था, ऐसा थोड़ी ना एक दिन का काम था। पहले वार्ताक्रम जारी हुआ है, पहले वार्ता हुई है। अरे वो एक वो चलता है ना, एक अभियान चलता है किसी पार्टी के खिलाफ। तो कहने का मतलब यह है, फिर जब जम्मू कश्मीर वाला मामला अलग था, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया 1948 में। आक्रमण कर दिया तो आधा हिस्सा जब तक कब्जा हुआ
तब हरि सिंह डर गए कि अब तो मामला बहुत मुश्किल है, तो हरि सिंह ने फिर भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने कहा पहले ऐसा है, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए तभी हम आपको मदद करेंगे मिलिट्री। तो जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने लगे तो जब उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का संविधान आपका बन ही रहा है, हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए, तो फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर, उस समय क्या थी, गेंद भारत के पाले में थी, तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ये कहा गया कि इसका हाँ शर्तें भी हुई कि क्या क्या रहेगा, ये भी कहा गया कि रिव्यू करके इसको फिर पूर्ण रूप दर्जा बनाया दिया, लेकिन उसको बंद रखा गया। फिर भारत की सेनाएं पहुंच गई, लेकिन जो एरिया इन्होंने जीत लिया था इस तरीके से है, इस तरीके से जम्मू कश्मीर इस तरीके से, तो जिस एरिया को जीत लिया था ये पीओके है। ये बाद में तुरंत जब मिलिट्री सेनाएं पहुंची तो इसको लेके वो संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गया, और ये आज भी यहाँ पर युद्ध विराम की स्थिति जारी है। यही वो इलाका है जिसको हम कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है, ये इसे हम कहते हैं पीओके और पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। अब क्या मामला है, हमारी जो काराकोरम, जस्कर और लद्दाख की पर्वत श्रेणियां हैं जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, वो यहीं पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है, K2। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी। पाकिस्तान कहता हमारी सबसे ऊंची चोटी K2 है, भारत कहता हमारी सबसे ऊंची चोटी। तो ये है कि ये डिस्प्यूट का मामला है। अब जो है यही मामला था जो बाद में अब लाके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया। उसमें विशेषाधिकार थे जम्मू कश्मीर के निवासियों के, ये सारी चीजें थी, इसको हटाया गया, ठीक। अब आपका आर्टिकल बचता है 393 और 394। क्या अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। पीयूके ले सकती, पीयूके के लिए युद्ध लड़, पीयूके के लिए युद्ध लड़ना पड़े। भाई आपका मुद्दा क्या है, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, आप घर कब्जा कर लोगे? नहीं, हो सब कुछ सकता है, हो क्या नहीं सकता है। जब अमेरिका क्या कर सकता है, जब अमेरिका जाके अफगानिस्तान और जो है इराक को बर्बाद कर सकता है। देखिए 393 में बहुत महत्वपूर्ण है, इस संविधान का नाम भारत का संविधान है, ध्यान रखिएगा। 393 में लिखा है इस संविधान का नाम भारत का संविधान। आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस संविधान का नाम भारत का संविधान है, ये किस अनुच्छेद में है? 393। 394 में क्या है ये समझ लीजिए फिर लिख लीजिए। 394 एक ऐसा अनुच्छेद है जिससे इस संविधान को लागू किया गया था, और यही वो अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को इसी अनुच्छेद के द्वारा लागू किया गया था। तो लिखिए 394 में लिखिए, इस अनुच्छेद के द्वारा 26 जनवरी 1950 इस अनुच्छेद के द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रवृत्त हुआ, लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। पंचानवे कुछ नहीं, ऐसे ऐसे आपको लगता है 395 नहीं, अब 450 है, 450 से भी ज्यादा है। तो हाँ ठीक, अभी नहीं खत्म नहीं है, अभी है। अभी जो संविधान संशोधन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक। अभी जो मेन पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति के समय ये हुआ, कौन से प्रधानमंत्री के समय, ये भी तो पॉलिटी का ही हिस्सा है। अभी तो आप हाँ संविधान संशोधन वो सब मेन बात है, अभी संविधान संशोधन। तो
अब वही आधा घंटे की पॉलिटिक्स का जो बचा है जो सीन, नहीं नहीं 1 घंटे नहीं, अभी पूछना भी है। ये समझ ले मेजर पॉलिटी आपकी खत्म, संविधान का सेक्शन आपका खत्म, संविधान का सेक्शन खत्म। और आपको अब ऐसे रटा होना चाहिए, कभी भी कुछ कहीं से भी पूछ सकते। चार्ट है, है? वो नहीं क्या कौन सा चार्ट, आर्टिकल वाला? ये नहीं, अरे वही बनावे हुआ है, टाइप कराने में समय लगता है। अरे वो उसमें बहुत बहुत डिटेल नहीं है, बहुत मतलब जो आपकी जरूरत है उतना है। और हाँ जो, अरे काहे कर दे भाई, शुक्ला जी कहते हैं ऑनलाइन वालों को बंद कर दीजिए। देखिए सुनिए मेरी बात, नहीं नहीं मेरी बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक आज कल मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करिए, डेली डेली एक पेपर सॉल्व करिए। मैं बताता हूं किस लेवल का परीक्षा है आपकी। आपकी परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल लेवल की परीक्षा, उस लेवल का जीएस आता है, सिपाही का जो जीएस आता है, इसके अलावा नहीं आता है। आप सोचो सिविल का वो हम आरओ का सॉल्व करें और पीसीएस का सॉल्व करें, वो बहुत ज्यादा है। आपके पास से जो है एमटीएस का आता है, जीएस खाली ये सॉल्व करना है और सॉल्व नहीं करना है। मैं डेली 50 क्वेश्चन आपको डेली ग्रुप में डाल दूंगा। मल्टीटास्किंग होता है एसएससी का एग्जाम, चपरासी का ही कह सकते हैं को, शुद्ध चपरासी मतलब नहीं कहा जाए, अच्छा नहीं लगेगा। चपरासी है ही नहीं, चपरासी है एमटीएस बोला जाए, सेवक नहीं होता, एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग है। आप इस तरीके से किसी नहीं बोलते चपरासी चपरासी। सारा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लीजिए आप लोग। इसमें ना, इसमें वो भी होता है, ये लोग लाइव दिखते भी है ना, ये भी तो होता है। तो जो मानी जज के साथ रहते हैं, छुट्टी पे जाते चलते हैं, उनको जमादार कहते हैं। होता है जमादार नहीं रहते, बताइए। और ना कोई मुंह से बोल रहा है, अभी जैसे है सरकार नहीं